हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान लैंड लॉ की क्लास में आज हम लोग राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के जो चैप्टर 2 है राजस्व मंडल द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करी थी, जो सेक्शन 4 से लेकर 14 अपने आप में इंक्लूड करता है ये चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 7 तक बात कर चुके थे। आज हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 8 बात करता है सबसे पहले पावर्स ऑफ द बोर्ड की। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ध्यान रखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में सेक्शन 4 में पढ़कर आए थे। कौन सा बोर्ड? जिसका एस्टैब्लिशमेंट और जिसका कंपोजिशन सेक्शन 4 में किया गया था, जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा और साथ के साथ कम से कम मिनिमम 3 मेंबर्स और मैक्सिमम 20 तक मेंबर जिसमें होंगे। तो उसी रेवेन्यू बोर्ड की पावर्स बता रखी है आपको, शक्तियाँ बता रखी है उसकी, कहाँ? सेक्शन 8 में, यानी कि धारा 8 में। सेक्शन 8 कहता है कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के या कोई भी किसी अन्य प्रवर्त विधि जो लागू विधि है उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान में अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस का, यानी कि अपील, पुनरीक्षण और निर्देश का उच्चतम राजस्व न्यायालय होगा। तो सबसे पहले जो इसका जो पावर डिफाइन किया गया है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 में, वो इसे सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट की संख्या देता है कि सबसे जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगी राजस्थान में वो कौन सी होगी? हमारा रेवेन्यू बोर्ड होगा। और किसके संबंध में? चाहे वो अपील के संबंध में हो, रिवीजन के संबंध में हो या रेफरेंस के संबंध में हो, राजस्व मामलों में। ठीक है, तो राजस्व मामलों में चाहे अपील के संबंध में हो, पुनरीक्षण के संबंध में हो या निर्देश के संबंध में हो, राजस्व जो बोर्ड होगा, रेवेन्यू बोर्ड जो होगा, वो हाईएस्ट आपका राजस्व न्यायालय होगा। तो अच्छा, साथ ही साथ ये जो आपके हम अपने यहाँ पर जो सब सेक्शन 1 हमको बताता है, क्या बताता है कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों, ये ध्यान रखिए कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, साथ के साथ राजस्थान टेनेंसी एक्ट के उपबंधों के अधीन रहते हुए और कोई सी भी जो विधि लागू है उसके अधीन रहते हुए ही ये सब प्रोविज़न है ना, इनकी तो बात माननी ही होगी। ठीक है ना, तो इन सब के अंडर रहते हुए बोर्ड जो है वो राजस्थान में अपील, पुनरीक्षण और निर्देश का उच्चतम राजस्व न्यायालय होगा। अब सेकंड यहाँ पे देखिए प्रोविज़ो दे रखा है, ये कहता है कि परंतु जहाँ किसी मामले में सिविल या राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार निर्धारण में कोई संदेह या विवाद हो, यानी कि जहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो या किसी प्रकार का कोई संदेह हो, ठीक है ना, किस मामले में चाहे कोई डाउट हो या डिस्प्यूट हो, किस मामले में जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सिविल और ए रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है ना, उनके सिविल या रेवेन्यू कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में जहाँ कोई डाउट हो, जहाँ कोई डिस्प्यूट हो, वहाँ पर उच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा। वहाँ पर जो है हाई कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो ही फाइनल माना जाएगा। आगे ये कहता है कि एंड साथ ही राजस्व मंडल सहित राज्य के समस्त सिविल तथा राजस्व न्यायालयों के लिए वो बाध्यकारी होगा। ठीक है ना, साथ ही ये में क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा, ठीक है ना, सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा वो फाइनल होगा और साथ में वो क्या होगा? बाध्यकारी भी होगा, यानी कि साथ में वो क्या होगा? बाइंडिंग भी होगा। किसके ऊपर? राज्य के समस्त सिविल और राजस्व न्यायालयों के ऊपर। ठीक है ना, एंड बाइंडिंग ऑन ऑल सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स इन द स्टेट इंक्लूडिंग द बोर्ड। बोर्ड के साथ साथ वो किस पर बाउंड होगा? जो भी सिविल कोर्ट्स हैं, जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं स्टेट के, उन सब पर भी वो बाउंड होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? इसी का सबसेक्शन 2 जो बात करता है कि उपधारा 1 में बताई गई शक्तियों के अतिरिक्त मंडल अब क्या क्या कर सकता है। सबसेक्शन 1 में आपने पावर्स बता दी, प्रोविज़ो हमने पढ़ लिया। अब उसके अलावा ये कहता है कि उपधारा 1 में बताई गई जो पावर्स हैं उनके अतिरिक्त मंडल अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा
अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, साथ ही ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उसको सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम या तत्समय प्रभावी विधि के द्वारा या उसके अंतर्गत प्रदान किए जावें। यानी कि देखिए जो आपका ये इसमें आपको बता रखा है कि रेवेन्यू बोर्ड जो सबसेक्शन 1 में उसको पावर दे रखी है कि एज ए वो अपील जो हाईएस्ट कोर्ट होगा अपील का, रिवीजन का, रेफरेंस का रेवेन्यू के मामलों में, साथ के साथ वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको राज्य सरकार सौंपे, है ना, या फिर जो उसको ये अधिनियम द्वारा सौंपे जाए या जो भी आपकी एनफोर्सेबल लॉ है एट अ टाइम उसके द्वारा सौंपे जाएं, तो वो अन्य कार्य भी उसको करने होंगे या वो उन पावर्स का भी प्रयोग कर सकता है। क्लियर हो गई बात। देन सेक्शन 9 बात करता है आपका जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण अधीक्षण। ये भी पावर की ही बात करता है, रेवेन्यू बोर्ड की पावर की ही बात कर रहा है कि रेवेन्यू बोर्ड जो है वो उसकी अन्य जो अधीनस्थ राजस्व न्यायालय हैं उन पर उसका पूर्ण रूप से अधीक्षण और कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, वो कभी भी उनकी जांच कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, वो सभी जो अधीनस्थ न्यायालय और अधिकारी होंगे वो किसके अधीन होंगे? राजस्व मंडल के अधीन होंगे, रेवेन्यू बोर्ड के अधीन होंगे। तो देखिए सेक्शन 9 हमें क्या कह रहा है? ये कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल का, इस अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं उनके अंडर रहते हुए, ध्यान रखिए उनको वो प्रोविजंस फुलफिल करें। सबसे पहले इन प्रोविजंस के अंडर रहते हुए राजस्व मंडल का अधीनस्थ समस्त राजस्व न्यायालयों तथा समस्त राजस्व अधिकारियों पर, ध्यान देने की बात है, दो चीज़ों की बात कर रहा है। एक तो बात कर रहा है समस्त राजस्व न्यायालयों की, दूसरा बात कर रहा है समस्त राजस्व अधिकारियों की। ठीक है। तो अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व न्यायालयों तथा समस्त राजस्व अधिकारियों पर पूर्ण अधीक्षण, मतलब वो उनको कभी भी सुपरविज़न कर सकता है तथा पूर्ण रूप से उसका कंट्रोल होगा। ठीक है। और ऐसे समस्त न्यायालय तथा अधिकारी मंडल के अधीनस्थ होंगे। क्लियर हो गई बात क्या? कि इस अधिनियम के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल जो है वो अधीनस्थ, जो भी उसके अंडर जो भी राजस्व न्यायालय हैं और जो भी राजस्व अधिकारी हैं उन पर उसको फुली तरीके से सुपरविज़न उसका होगा, फुली तरीके से उसका कंट्रोल होगा। और साथ ही ऐसे समस्त न्यायालय और जो अधिकारी मंडल है वो जो है वो रेवेन्यू बोर्ड के अधीन माने जाएंगे। देन वी विल कम ऑन सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड हाउ एक्सरसाइज्ड, कि भाई मंडल जो है, रेवेन्यू बोर्ड जो है ना, मंडल से क्या मतलब हुआ? हमारा राजस्व बोर्ड से या राजस्व मंडल से, है ना। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू बोर्ड है वो अपने क्षेत्राधिकार को किस प्रकार प्रयोग करेगा, अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसको किस प्रकार वो प्रयुक्त करेगा। तो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, अब देखिए सब सेक्शन 1 में पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या संपूर्ण राज्य या किसी भाग में तत्समय लागू किसी अन्य विधि या अधिनियम द्वारा जैसा अन्यथा उपबंधित हो उसको छोड़कर और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हैं। तो देखिए मेनली सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 10 का, वो 3 चीज़ों की बात कर रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन रहते हुए, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो इस अधिनियम का उल्लंघन करे, तो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रहते हुए। दूसरी चीज़ कहता है कि राज्य में या तो संपूर्ण राजस्थान राज्य में या फिर उसके किसी पार्ट में अगर कोई लॉ लागू है तो वो जो कहता है उसको छोड़कर उसको से छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो विधि लागू होगी। और इस निमित्त यानी कि इस पर्पस के लिए अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो उन नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। और कौन करेगा बोर्ड की अधिकारिता का प्रयोग? फर्स्ट, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य द्वारा जो एकल रूप में बैठे हो, सिंगल बेंच के रूप में बैठे हो बोर्ड का अध्यक्ष या फिर कोई सदस्य, या फिर ऑप्शन दे रखा है आपको, और ठीक है, या फिर 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हुई बोर्ड की किसी न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा। तो यहाँ पर तो क्या था, एकल रूप में बैठे थे, यहाँ पर 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर जो न्यायपीठ होगी वो बैठेगी, तो इनके द्वारा बोर्ड की शक्ति अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी जो है ये प्रोविज़ो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है परंतु एकल सदस्य के विनिश्चय से, ये जो एकल सदस्य की हम क्लोज ए में बात कर आए हैं, इसके विनिश्चय से
व्यथित जो पक्षकार है वो एकल सदस्य के विनिश्चय की तारीख से 1 माह के भीतर, यानी कि जिस दिन इस एकल सदस्य ने डिसीजन दिया है उस डिसीजन से 1 महीने के विदिन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर बोर्ड के 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ को, किसको, ये जो पार्ट बी में दे रखी है ना, ख में दे रखा है ना यहाँ पे, तो बोर्ड के 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ को विशेष अपील करने का अधिकार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बोर्ड की जो एकल पीठ थी जिसके बारे में हमने बात करी थी, इस एकल पीठ के निर्णयों से अगर कोई व्यथित पक्षकार है वो कहाँ पर विशेष अपील कर सकता है, वो कर सकता है यहाँ पर, जो 2 या 2 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हुई जो न्यायपीठ है उसको वो विशेष अपील कर सकता है। यदि वह सदस्य जिसने अच्छा, एक कंडीशन इसमें एक और बता रखी है, ठीक है, आपको अधिकार है, आप विशेष अपील कर सकते हो, लेकिन साथ में कहता है कि यदि वह सदस्य जिसने निर्णय दिया, यहाँ पर वो जो सदस्य है जिसने निर्णय दिया है वो, और यदि मान लो ये सदस्य अभी बोर्ड में नहीं है तो कोई अन्य सदस्य बोर्ड का यह घोषित कर दे, ठीक है ना, या तो ये सदस्य जिसने निर्णय दिया है ये खुद, या फिर ये यहाँ पर, या फिर कोई और सदस्य, या तो ये सदस्य या फिर ये नहीं हो अभी बोर्ड में मान लीजिए तो दूसरा सदस्य यह घोषित कर दे कि मामला जो है वो अपील में जाने योग्य है, तभी अपील की जा सकेगी, अन्यथा नहीं की जा सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। क्या कि जब आप एकल जो बोर्ड बैठा था, जो आप फर्स्ट जो हमने क्लोज ए में देखा था, वहाँ उसके डिसीजन से जो व्यथित पक्षकार है वो जो अपील कब कर सकता है, वो विशेष अपील कब कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब वो एकल जो सदस्य के रूप में जो डिसीजन दिया था वो सदस्य, या फिर अगर वो नहीं है तो उसकी जगह कोई अन्य सदस्य इस बात का डिक्लेरेशन करे, ये घोषणा करे कि जो वह मामला अपील में जाने योग्य है, कि दैट द केस इज़ अ फिट 1/4 अपील, ठीक है ना, तभी वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता इसका उपयोग, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 के बारे में, जो आपको बताता है कि इस संबंध में बताए गए किन्हीं नियमों के अधीन जो भी रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष है, जो बोर्ड का जो अध्यक्ष है, वो क्या कर सकता है, मंडल के कार्यों का वितरण कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, और मंडल का जो जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, उसका क्षेत्रीय या अन्य विभाजन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दैट बिहाफ द चेयरमैन मे डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस ऑफ द बोर्ड and make such territorial or other divisions of its jurisdiction as he may deem fit। भाई जैसा वो उचित समझे वैसा मंडल के कार्यों का वितरण करे, और उसके क्षेत्राधिकार का भी वो क्षेत्रीय या अन्य विभाजन कर सकता है, टेरिटोरियल या अदर तरीके से उसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसको रूल्स के अंडर रहते हुए काम करना होता है। क्लियर हो गई बात। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत किए गए वितरण या विभाजन के अनुसार दिया गया प्रत्येक आदेश या कार्य यथास्थिति बोर्ड का आदेश या कार्य समझा जाएगा। देखिए, भले ही अध्यक्ष ने दिया है कोई आदेश जो उपधारा 1 के अधीन दिया है या उपधारा 2 के अधीन दिया है, वो आदेश कैसा माना जाएगा, पूरे रेवेन्यू बोर्ड का आदेश या कार्य माना जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, सेक्शन 8 की बात हमने करी जो पावर्स के बारे में बात करता है रेवेन्यू बोर्ड की। फिर हमने बात करी आज हम सेक्शन 9 के बारे में, जो बोर्ड की एक और पावर यानी कि उसकी जनरल सुपरिटेंडेंस और सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा था। फिर हमने देखा कि हाउ टू एक्सरसाइज रेवेन्यू बोर्ड्स इट्स जुरिस्डिक्शन, तो कैसे रेवेन्यू बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, ये चीज़ हमने सेक्शन 10 में देखी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इस जो रेवेन्यू बोर्ड है इसका पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन 11 से लेकर 14 की बात करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।